अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। मेरा नाम है अबरार चौहान। आज हम फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के 3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। बोर्ड के अंदर आप जानते हैं कि जो पेपर का पहला हिस्सा है वो MCQs पे मुश्तमिल होता है। इसको करना बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें मौजूद कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ कैलकुलेशंस है, घबराने की ज़रूरत नहीं, काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स, वो भी मैंने सॉल्व किए हैं इस लेक्चर के अंदर। आइए चलते हैं लेक्चर की तरफ और हम इस सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वन बाय वन। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। ये 3 क्वेश्चंस एक्चुअली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि MCQs और फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स हैं। इसमें कुछ ऐसे MCQs आपको नज़र आएंगे जिसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। आई नो कि उन कैलकुलेशंस को करते हुए टाइम काफ़ी कंज्यूम होता है। बोर्ड में जब MCQs आते हैं बुक की एक्सरसाइज के अंदर से, तो अक्सर व बेशतर तो उनकी वैल्यूज़ चेंज नहीं होती हैं। तो सम टाइम एक दफ़ा कैलकुलेट करके अंदाज़ा हो जाता है कि ये इसका आंसर बनता होगा, या उससे मिलती जुलती वैल्यू का भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा, अगर 1 मोल का आंसर आया था 1.1 ग्राम, तो 2 मोल्स का आंसर अप्रॉक्सीमेटली 2.2 ग्राम आएगा। तो समहाउ इनको डिटेल में कैलकुलेट करने का फ़ायदा ये होगा कि आप ना सिर्फ इन कैलकुलेशंस को कर सकेंगे कि अगर एंटी टेस्ट या किसी और जगह कोई और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आ गया वैल्यूज़ के साथ, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, तो आप उसको भी कर लेंगे। तो हम चलते हैं अपने MCQs की तरफ और उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले MCQ नंबर 1, आइसोटॉप डिफर इन, आइसोटॉप डिफरेंट होते हैं, प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन मास। अगर मैं आइसोटॉप्स की डेफिनेशन की तरफ जाऊं तो आइसोटॉप्स ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट्स होते थे, ऐसे डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होते थे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता था लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट होता था। उसकी वजह उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होते थे वो डिफरेंट होते थे। अगर उनका एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इक्वल है, लेकिन उनके मास का फ़र्क है यानी कि न्यूट्रॉन्स की क्वांटिटी का फ़र्क है, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो मास पे डिपेंड करती होंगी उनमें भी तो फ़र्क आ जाएगा। तो इसकी ऑप्शन है ए, आइसोटॉप डिफर इन प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड अपॉन मास। सो फर्स्ट वाले का आंसर है ए, क्योंकि मास की वजह से प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइसोटॉप सेम होंगी, उसकी वजह क्या है कि उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं। सो द ओनली डिफरेंस विच मेक्स इज मास। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करती होंगी वो डिफरेंट होंगी। पार्ट 2, सेलेक्ट द मोस्ट सूटेबल आंसर फ्रॉम द गिवन वंस इन ईच क्वेश्चन। आइसोटॉप्स विद इवन एटॉमिक masses आर कंपैरेटिवली अबंडेंट। आइसोटॉप इवन एटॉमिक masses से कंपैरेटिवली अबंडेंट होते हैं, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर भी इवन होना चाहिए। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, शायद उसमें पूरी ये स्टेटमेंट लिखी हो। Isotope with odd atomic masses are no, they are not abundant. Isotope with odd atomic masses are less abundant. Isotope with even atomic masses and even atomic numbers are comparatively abundant. तो ऑप्शन नंबर होगी सी। हमने ये पढ़ा था आइसोटॉप्स की अबंडेंस में, रिलेटिव अबंडेंस के टॉपिक में, जो लास्ट पैराग्राफ था उसके अंदर लिखा हुआ है कि ऐसे आइसोटॉप्स जिनका इवन एटॉमिक नंबर, इवन एटॉमिक मास है, वो रिलेटिवली अबंडेंट है एज कंपेयर टू अदर आइसोटॉप्स। सो इसका ऑप्शन होगा सी। मैनी एलिमेंट्स हैव फ्रैक्शनल एटॉमिक मैसेज। बहुत से एलिमेंट्स का फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्लोरीन का देखें तो होता है 35.5 अप्रोक्सीमेटली। तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि क्लोरीन में कोई हाफ न्यूट्रॉन या हाफ प्रोटॉन है। ये फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों निकलता है, किस चीज़ से कंपेयर करके निकाला गया है, क्या इसकी कोई वजह है, वो हम पढ़ते हैं। द मास ऑफ एटम इट सेल्फ फ्रैक्शन, नो इट कुड नॉट बी इन फ्रैक्शन। अच्छा, एटॉमिक मैसेज आर एवरेज मैसेज ऑफ आइसोबार्स, नो
atomic masses are average masses of isotopes. Yes, they are average masses of isotope, but with reference to their relative abundance. Atomic masses are average masses of isotope proportional to their relative abundance. अब ये मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरेज या फ्रैक्शनल एटॉमिक मास अगर आपने निकालना हो तो उसका तरीका क्या था कि आप मास ऑफ फर्स्ट आइसोटॉप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज प्लस मास ऑफ सेकंड आइसोटॉप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज प्लस मास ऑफ थर्ड आइसोटॉप मल्टीप्लाई बाय उसकी परसेंटेज अगर होती तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते थे डिवाइडेड बाय 100। तो ये जो फार्मूला था इसमें हमने दो चीज़ें काउंट की हुई हैं, masses of isotopes, percentage of that isotope, mass of second isotope, percentage of that second isotope, mass of third isotope is present और percentage of third isotope. So technically मैं हर isotope की mass और percentage दोनों को incorporate कर रहा हूँ ताकि मैं average masses of isotope को जब मैं उनके proportional to relative abundance निकाल लूँगा तो मेरे पास fractional atomic mass आएगा। सो ऑप्शन होगी इसकी डी। खाली ए नहीं कैलकुलेट कर रहा होता कि A1 प्लस A2 प्लस A3, मैं मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ उनकी रिलेटिव अबंडेंस से। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ज़रा हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमारे पास एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। एक मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन है 6.02 10⁻23 यानी कि एवोगैड्रोस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि आपके पास 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है ना वो इक्वल होता है 9.1095 10⁻31 किलोग्राम के। एटॉमिक स्ट्रक्चर के चैप्टर के अंदर एक टेबल बना हुआ है जिसके अंदर फंडामेंटल पार्टिकल यानी कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो एटम के हैं उनके मैसेज और चार्जेस गिवन है। वहाँ से ये वैल्यू आप चेक कर सकते हैं या इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है। 1 इलेक्ट्रॉन का ये मास है। तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6.02 10⁻23। तो टोटल मास ऑफ 1 मोल में का मतलब ये है कि आपने एक मोल के मास को मल्टीप्लाई करना है जितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है यानी कि 6.02 10⁻23 से। तो आपके पास एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1095 10⁻31 किलोग्राम मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो 9.1095 यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होके आंसर देता है 54.86। 10⁻31 और 10⁻23 इनको अगर मैं ऐड कर लूँगा तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा 31 और 23 का वो आएगा -8। तो मेरे पास आंसर बन गया 54.86 10⁻8 किलोग्राम। अगर मैं किलो को ग्राम, अगर मैं इसको ग्राम में लिख लूँ तो ये बनेगा 54.86 10⁻8 किलो का मतलब होता है 10⁻3 ग्राम। तो ये आपस में सॉल्व होके आएगा 54.86 10⁻5 ग्राम। अब ये जो मेरे पास वैल्यू आई है ना 54.86 10⁻5 ग्राम, इससे मिलती जुलती वैल्यूज जो है ना मुझे वो लग रही है ये वाली बी वाली। कैसे वाला देखें 0.55 मिलीग्राम जो है ना ये वाली वैल्यू की कन्वर्जन हो सकती है। आप ऐसा करें 54.86 को यूं भी लिख सकता हूं मैं 0.5486 10⁻³ ग्राम। अब आप कहेंगे ये -5 से -3 कैसे हुआ? मैंने जो डेसिमल जो है ना वो वापस प्लेस कर दी है इस तरह। तो मैंने जब दो डेसिमल मूव किए टुवर्ड्स लेफ्ट साइड तो मेरी दो नेगेटिव 10 पावर्स कम हो गई यानी कि 10⁻³ हो गई। अब
ये बन जाता है, अगर मैं इसे राउंड ऑफ करना चाहूँ तो ये वाली वैल्यू जो राउंड ऑफ होके मेरा आंसर देगी वो देगी 0.55। 10⁻³ को कहते हैं मिली, तो इसे कहेंगे ग्राम। सो मेरी जो आंसर आया वो एग्जैक्टली बी आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये थोड़ा सा दोबारा बता देता हूँ। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन का मैस है 9.1095 10⁻31 किलोग्राम। आप चाहे तो यहीं से ग्राम वैल्यू लेते हुए आंसर निकाल सकते हैं। आप चाहे तो जो एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी बुक के अंदर गिवन किलोग्राम में, उसको यूज़ करते हुए आपका जो मैस ऑफ 6.02 10⁻23 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स आया है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसको मिलीग्राम में कन्वर्ट कर लें तो आपका 0.55 मिलीग्राम आंसर आता है, जिसका मैंने आपको 1 बाय 1 स्टेप करके समझाया है। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम स्टेटमेंट की तरफ। 5th MCQ की। 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम विल रिएक्ट कंप्लीटली विद हाउ मच मास ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अब पहली बात है स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन है, तो उसके लिए तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए, फिर मैं सोचूंगा कुछ और। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन इज मेकिंग एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर मैं इसे बैलेंस करूँगा तो इधर ये वाली इक्वेशन है, ये इस तरह बन जाएगी कि 2 एल्यूमिनियम और 3/2 ऑक्सीजन। नाउ दिस इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन कि 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम। लेकिन मेरे पास 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम नहीं है, मेरे पास 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम है। इक्वेशन के मुताबिक तो 2 मोल्स 3/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं। मेरे पास जो वैल्यू है वो एक्चुअली है 27। तो मैं ऐसा करता हूँ, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम को कन्वर्ट कर लेता हूँ मोल्स के अंदर। तो मेरे पास फार्मूला क्या बना है, N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। 27/27 इज इक्वल टू 1 मोल। सो मेरे पास 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम जो है ना वो गिवन है, तो मैं इसको अब कंपेयर कर लेता हूँ। एल्यूमिनियम कंपेयर्ड विद ऑक्सीजन, इसके 2 मोल्स इसके 3/2 मोल से करते हैं, तो 1 कितने से करेंगे, x से, और यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगी 3/4 मोल्स। नाउ ऑक्सीजन के ना 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम के साथ 3/4 मोल्स रिएक्ट करते हैं। 3/4 मोल में कितने ग्राम होंगे, सिंपली इसे ऑक्सीजन के मोलर मैस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाय 32 दैट्स मेक 24 ग्राम। सो एल्यूमिनियम के अगर 27 ग्राम हो तो वो ऑक्सीजन के 24 ग्राम से रिएक्ट करते हैं। यहाँ 27 ग्राम का मतलब है 1 मोल। 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हो तो ऑक्सीजन के 3/4 मोल से रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे ऑप्शन होगी 24 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम। नाउ नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन इन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स, जो 6th MCQ यानी कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है ना, इसको मैं सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा सिंपल मेथड यूज़ करूँगा। देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का अगर एक मॉलिक्यूल हो, एक, ठीक है, या 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड हो, तो उसमें ऑक्सीजन जो होती है ना वो 2 मोल्स होती है। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास होता है ना वो 44 होता है, और 2 ऑक्सीजन का जो मोलर मास होता है वो 32 होता है। यानी कि अगर आप 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ना तो उसके अंदर 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा ना। हमारे से रिक्वायर्ड ये है कि आप बताएं कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितना मोल्स होंगे अगर मैं 8 ग्राम ऑक्सीजन लूँ। तो टेक्निकली 1 मोल के अंदर 2 मोल होते हैं, ठीक है, यानी कि 44 ग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 32 ग्राम। तो 8 ग्राम के अंदर कितने होंगे, x होंगे। अब मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ इस सारे सब मटेरियल को, इसको इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरे पास जो आंसर आएगा x का वो आएगा, वो आंसर हमारे पास आता है 11 ग्राम। यानी कि आप 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे ना तो उसमें 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होगा। अब मैं इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो मोल्स के अंदर है। तो
मोल्स के अंदर मेरा आंसर बना 11 ग्राम का। मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना आया 11 ग्राम, मोलर मैस कितना होता है 44 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आंसर आया मेरे पास 0.25 मोल्स। अब यहाँ से 0.25 मोल्स, इसमें तो कौन सी ऑप्शन है, इसमें ए ऑप्शन। सो मेरा आंसर है 6 का ए। नाउ अब मैं चलता हूँ 7th एमसीक्यू की तरफ। 7th एमसीक्यू के अंदर वो पूछना चाह रहे हैं द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। इसका सिंपल सा एक ट्रिक है। मैंने आपको याद होगा एवोगैड्रोस नंबर में, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाली कैलकुलेशंस के अंदर बताया था कि आपके जिस सब्सटेंस के मोल्स ज़्यादा है उस सब्सटेंस के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी ज़्यादा है। तो बजाय इसके कि मैं कंप्लीट कैलकुलेशन करूं, मैं सिंपली फाइंड आउट कर लेता हूं इनमें से गिवन अमाउंट्स के मोल्स किसके ज़्यादा हैं। तो जिसके अमाउंट के मोल ज़्यादा होंगे उसके डेफिनेटली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। सबसे पहले वाटर में चेक करता हूँ, वाटर के मैं चेक करता हूँ मोल्स। तो वाटर के मोल्स क्या बनेंगे 3.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ वाटर 18। मैं फिर इथाइल अल्कोहल C2H5OH के चेक करता हूँ। इथाइल अल्कोहल का जो मास गिवन है वो है 4.8 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल। अगर आप मोलर मास ऑफ इथाइल अल्कोहल जुबानी याद नहीं है तो आप उसको निकाल सकते हैं कैसे। C2H5OH का मतलब ये है कि 6 हाइड्रोजन 2 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, यानी कि 2 कार्बन हो गए 24, 6 प्लस 16 दैट्स कम टू बी 46। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 46। एंड पे मैं इन सारों को कैलकुलेट कर लूँगा, जिसका आंसर आया लार्जेस्ट वो मेरा आंसर होगा। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड का मेरे पास है 2.8 ग्राम और मोल्स, उसका मोलर मास क्या होता है कार्बन मोनोऑक्साइड का, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। तो 16 प्लस 12 ये बना 28। ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड का, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड का N2O5 का गिवन कितना है 5.4 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब N2O5 का मोलर मास निकालना है तो नाइट्रोजन जो है इसमें 2 है, यानी कि 28 प्लस 5 इंटू 16, तो इसका आंसर आया 108। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 108। नाउ मैं 1 बाय 1 इनको कैलकुलेट करके इनके आंसर लिखता हूँ। फर्स्ट वन का आंसर आता है हमारे पास, यानी कि वाटर का आंसर आता है 0.2 मोल्स। इथाइल अल्कोहल का आंसर आता है 0.1043 मोल्स। कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारे पास आंसर आता है 0.1 मोल्स और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का आंसर आता है 0.05 मोल्स। सो मेरे पास इसमें सबसे ज़्यादा तो वाटर के मोल्स हैं, सो मैं इसका आंसर लगाऊंगा ए। So A is answered because it is the largest number of moles. So the largest number of moles would have largest number of molecules. Now the 8th MCQ. 1 mole of sulfur dioxide contain 1 mole of sulfur dioxide contain 1 mole of sulfur dioxide के अंदर क्या होगा, क्या 6.02 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होंगे? नो, 1 मोल में 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम होने चाहिए। कैसे, जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। ये देखें SO2 के अंदर 1 सल्फर और 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। या यूं समझ लें 1 मोल सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर 1 मोल सल्फर और 2 मोल ऑक्सीजन होते हैं। या 1 सल्फर डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा तो उसमें 1 सल्फर का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम होंगे। अगर मैं यूं लिखूं 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है तो उसमें सल्फर कितना होगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 और ये कितने होंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23, क्योंकि एक में 1 है सल्फर तो इतने में इतने ही होंगे, एक में 2 है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ तो अगर 2 लिखा होता है ना ए ऑप्शन में 2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो ये आंसर सही होना था। अच्छा,
1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स तो होने से रहे, ये तो 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे 1 मोल के अंदर, ये तो स्टैंडर्ड बात है। हाँ, सल्फर इतने ज़रूर होते हैं एटम्स, क्यों? 1 मोल के अंदर 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अगर सल्फर डाइऑक्साइड के इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो सल्फर के भी उतने ही मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि एक एटम्स होंगे, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के अंदर एक सल्फर का एटम होता है, तो इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ, 9th एमसीक्यू। स्टूडेंट्स, द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी इज व्हाट? इनमें से कौन सी ऑप्शन है? उसके लिए ना हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट करते हुए हमने ये सोचना है कि हमारे पास क्या एसटीपी पर 1 मोल नाइट्रोजन का कोई वॉल्यूम गिवन है। अब आपको याद हो तो एक मोलर वॉल्यूम की टर्म पढ़ी थी, हमने पढ़ा था कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर 1 मोल नाइट्रोजन अगर या कोई भी गैस ली जाए आइडियल समझते हुए, तो उसका जो वॉल्यूम बनता है वो बनता है 22.414 dm³। अगर मुझे 1 मोल का इतना वॉल्यूम है, तो फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई भी मोल्स गिवन है, तो मैं यहाँ x रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूँ। तो मुझे इसका मतलब है ये जो 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन है ना, इसके मोल्स निकालने हैं। तो इसके मोल्स निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, फार्मूला यूज़ करता हूँ, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 1.4 डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ नाइट्रोजन क्या है? 28। कैसे? एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 का क्या हो गया? 28। तो आंसर आया 0.05। तो 0.05 मोल का के अंदर कितना वॉल्यूम होगा? x। अब आप ऐसा करें कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ, ये एरोस रिमूव कर देता हूँ और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो मेरे पास आंसर आया x का, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x का आंसर आएगा मेरे पास 0.05 मल्टीप्लाई बाय 22.414 dm³। तो मेरा चूंकि आंसर भी सारे dm³ में गिवन है, लिहाजा मैंने इसको इस dm³ में ही लेना पसंद किया। अदरवाइज इट कुड बी इन cm³। अगर मेरे पास जो मेरा आंसर है वो आ जाता है तो मैं उसे cm³ में ज़्यादा आसानी से कन्वर्ट कर सकता हूँ। सो मेरे पहले तीन आंसर जो हैं वो dm³ में, लास्ट cm³ में। तो मेरी कोशिश है कि मैं dm³ में ही कैलकुलेशन कर लूँ। अगर मेरा आंसर इन तीनों में से ना मैच हुआ तो मैं उसको क्या करूँगा, cm³ में कन्वर्ट करके चेक कर लूँगा कि क्या वो इनके फोर्थ आंसर के इक्वल आता है। समहाउ मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरा आंसर आया 1.12 dm³। तो मेरा जो 0.05 मोल्स या 1.4 ग्राम जो कि 0.05 मोल्स होता है, इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 1.12 dm³। यानी कि नाइट्रोजन अगर 1.4 ग्राम लो तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 0.05 मोल्स ऑफ दैट नाइट्रोजन विल ऑक्यूपाई 1.12 dm³। इसका ऑप्शन होगा सी। अब हम चलते हैं 10th MCQ की तरफ। A limiting reactant is one which is taken in lesser quantity in grams as compared to other reactant। वैसे लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो कि प्रोडक्ट की मिनिमम अमाउंट बनाता है और कंट्रोल करता है प्रोडक्ट की अमाउंट को। इज टेकन इन लेसर क्वांटिटी इन वॉल्यूम एज कंपेयर टू अदर रिएक्टेंट्स, गिव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, नो, गिव्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट अंडर कंसिडरेशन, डी ऑप्शन। यानी कि जो आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है ना, वो एक ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट की मिनिमम अमाउंट बनाएगा। मतलब आप लोगों ने जब एग्जांपल्स देखी, हमने उसमें कैलकुलेशन शुरू की, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि उन कैलकुलेशन के अंदर हम ये चेक करते थे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कौन बनाता है। 2-3 रिएक्टेंट होते थे या 2 रिएक्टेंट होते थे, उनमें से जो मिनिमम बनाता था हम उसे लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते थे। So a limiting reactant is the one which gives the minimum amount of product under consideration. Students, अब है fill in the blanks। fill in the blanks solve करने के लिए हम चेक करते हैं कि फर्स्ट जो हमारी fill in the blanks है उसमें स्टेटमेंट क्या है। The unit of relative atomic mass is AMU।
द रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट इज AMU और वो किसके इक्वल होता है 1.661 10⁻24 ग्राम. Okay, next. The exact masses of isotope can be determined by. अच्छा, exact masses of isotopes जो थे वो आपको याद होगा तो mass spectrometer के अंदर हमारे पास mass spectrograph आता था जिसमें हम unknown masses को determine करते थे isotopes के. So it should be the mass spectrograph which help you to determine the mass of different isotopes. Third, the phenomena of isotopy was discovered by Soddy, Frederick Soddy. Since हमारी बुक में सिर्फ सोडी लिखा गया है तो मैं भी यहाँ पे पूरा नाम लिखने की बजाय सिर्फ सोडी लिख रहा हूँ. Now the fourth fill in the blank. The empirical formula can be determined by combustion analysis for those compounds which have. अच्छा, अब हमने ये याद रखना है कि जो हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला है कंबस्शन एनालिसिस से वो निकाला जा सकता है ऐसे कंपाउंड का जिसमें कार्बन हाइड्रोजन मौजूद होता है. ऑक्सीजन को हम इनडायरेक्ट मेथड से निकाल सकते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं कार्बन एंड हाइड्रोजन. वैसे अगर हम बुक के मुताबिक जो कंबस्शन एनालिसिस का टॉपिक पढ़े ना तो वहां पे कार्बन हाइड्रोजन के अलावा ऑक्सीजन भी डिटरमिन हो सकती है. सो इन केस अगर ये बोर्ड में आ जाता है और 3 इसमें ब्लैंक्स आ जाती हैं या अगर एमडी कैट या एंटी टेस्ट में इसको वो एमसीक्यू में कन्वर्ट करके दे देते हैं तो आपने घबराना नहीं है. वहाँ पे आपने कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों ऑप्शन इसकी पॉसिबल है. क्योंकि यहाँ पे 2 हमारे पास ऑप्शंस गिवन थी मैंने इसलिए हाइड्रोकार्बन्स को ज्यूम करते हुए कार्बन हाइड्रोजन लिख दिया. बट समहाउ यहाँ पे आना 3 ऑप्शंस चाहिए यानी कि कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों की परसेंटेजेस हम कंबस्शन एनालिसिस से किसी कंपाउंड के अंदर फाइंड कर सकते हैं और वो परसेंटेजेस फर्दर एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने में इस्तेमाल हो सकती हैं. उसके बाद चलते हैं 5th फिल इन द ब्लैंक्स में. A limiting reactant is that which controls the quantities of. अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने जब पढ़ा था 10th MCQ के अंदर तो ये वो था जो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाता है. अब मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बनाने का मतलब ये है कि ये प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कंट्रोल करता है. अब मैक्सिमम प्रोडक्ट बन सकती है अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट बढ़ा दो. प्रोडक्ट और कम हो सकती है अगर आप लिमिटिंग रिएक्टेंट की अमाउंट और कम कर दो. सो the thing which is controlling the amount of product is limiting reactant. तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल करता है लिमिटिंग रिएक्टेंट. स्टूडेंट्स जो हमारा 7th फिल इन द ब्लैंक है उसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर कितने एटम्स ऑफ कार्बन होते हैं, कितने एटम्स ऑफ ऑक्सीजन होते हैं और कितने एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं. तो हमारे पास ये ऑप्शंस कुछ गिवन है. पहली बात तो ये है कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज के अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से हम नंबर ऑफ एटम निकाल सकते हैं. ये हमारा एक असूल है कि अगर हमारे पास गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हों तो उससे नंबर ऑफ एटम्स निकाले जा सकते हैं. अब 1 मोल ग्लूकोज के अंदर 6.02 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं. वैसे एक ग्लूकोज का अगर फार्मूला देखा जाए तो C6H12O6 में 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर. सो 1 मोल के अंदर 6 मोल कार्बन के होंगे, 12 मोल हाइड्रोजन के होंगे और 6 मोल ऑक्सीजन के होंगे. तो मैं यहाँ इसको यूं भी कह सकता हूँ कि कार्बन जो है वो होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23. क्यों? अगर एक में 6 होते हैं या एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होते हैं तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23. एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर 12 हाइड्रोजन होते हैं तो इसमें कितने होंगे, इसके अंदर होंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23. और ऑक्सीजन एक मॉलिक्यूल के अंदर 6 ऑक्सीजन होते हैं तो ये कितने होंगे 6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23.
तो ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। आप इसको इसी तरह भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख लें। अगर आप इस तरह लिखते हैं तो ये आसानी से डिटरमिन हो जाएगा कि आपने इसे कैलकुलेट किया है और आपको आइडिया है कि एक में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होते हैं, तो हमने वहाँ से एस्टिमेट लगाया कि ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे वैल्यूज़ को और मेरी ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये वैल्यूज़ ही लिख लेता हूँ एग्जैक्ट फॉर्म में। 6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23, यहाँ होगा 6 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23, यहाँ होगा 12 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23. Now the seventh, fill in the blank. 4 ग्राम of methane at 0 degree and 1 atm pressure has, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे मीथेन के? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स एट एसटीपी हो या किसी भी प्रेशर टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो, तो उसका प्रेशर या टेम्परेचर से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मोल से निकलते हैं। अब यहाँ पे हमने एक ये बात सोचनी है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अगर हम एवोगैड्रोस लॉ की बात करें तो वहाँ पे हम ये सोचते थे कि जब वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर सेम होगा दो गैसेस का, तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे। यहाँ तो दो गैसेस नहीं है, एक गैस है। एक गैस का मैस गिवन है, तो मैस मोल्स निकालने के काम आता है और मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल आते हैं। सो फॉर अ टाइम बिंग इसमें कोई हम एज्यूम नहीं करेंगे टेम्परेचर, प्रेशर की रिक्वायरमेंट को। सिंपली हम 4 ग्राम ऑफ मीथेन से मोल्स निकाल लेंगे, मोल से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकलाएंगे। अब यहाँ पे 4 ग्राम ऑफ मीथेन जो होती है, 4 ग्राम ऑफ मीथेन, उसमें कितने मोल्स होते हैं? क्यों? हमारे पास जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फार्मूला है वो है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर। मोल्स क्या होता है? मैस ओवर मोलर मैस। और एवोगैड्रो क्या होता है? 6.02 10⁻23। मैस कितना गिवन है मेरे पास? 4 ग्राम। मोलर मैस ऑफ मीथेन क्या होता है? देखिए, कार्बन का मैस होता है 12, एक हाइड्रोजन का होता है 1, तो 4 हो गया, 4 + 16, तो ये हो गया 16 मल्टीप्लाई बाय 6.02 10⁻23। और अगर मैं इनको सॉल्व करूं तो मेरे पास आंसर आता है 1.505 10⁻23, 1.505 10⁻23. Stoichiometric calculations can be performed only when which laws are obeyed. एक्चुअली ये पूछना चाह रहे हैं कौन कौन से लॉ ओबे किए जाए। आप याद रखना, स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन तब परफॉर्म की जाती है जब दो लॉज को ओबे किया जाता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, और दूसरा है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये हमारे पास जो स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन का टॉपिक है वहाँ लिखा हुआ है कि आप स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशन तभी कर सकते हैं जब वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस अप्लाई होगा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन अप्लाई होगा। आप खुद सोचें, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की अगर हम सिर्फ बात कर लें कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो जो रिएक्टेंट है उनका जितना मैस है वही टोटल प्रोडक्ट का मैस होगा। ऐसा नहीं है कि 100 ग्राम रिएक्टेंट्स हैं तो 200 ग्राम प्रोडक्ट बन गई, ये तो 100 ग्राम न्यू रिएक्टेंट्स न्यू प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गए, यानी कि मैस जनरेट हो गया, बन गया रिएक्शन के दौरान। ऐसा होता नहीं है, सिर्फ मैस एक फॉर्म से, एक केमिकल कंपोजिशन से दूसरी में कन्वर्ट होता है, एक सब्सटेंस से दूसरी सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है। इट्स नॉट एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग और मेकिंग फ्रॉम जीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस होल्ड करता है, वरना आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। खुद सोचिए, अगर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे हैं, उनके मैसेज ही नहीं बैलेंस, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दोनों ओबे होने चाहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में और इंडिकेट करते हैं इसमें ट्रू और फॉल्स केसेस कौन से हैं। स्टूडेंट्स, जो पहला हमारे पास ट्रू और फॉल्स है, हमारे पास जो पहला ट्रू और फॉल्स है उसमें हमसे ये पूछा गया है कि नियोन हैज़ 3 आइसोटॉप्स एंड फोर्थ वन विद द एटॉमिक मास
20.18 AMU। पहली बात है, नियोन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 4 नहीं होते। और नियोन के जो 3 आइसोटॉप्स हैं उनका जब एवरेज निकाला जाता है तो जो हमारे पास मैस आता है वो आता है 20.18। तो हम क्या करते हैं, जो मैसेज ऑफ आइसोटॉप्स होते हैं उनको रिलेटिव अबंडेंस के इनकॉर्पोरेट करते हुए उनका जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है वो निकाल लेते हैं ओवरऑल। लेकिन यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना वो है ही गलत, फोर्थ वन इसका है ही नहीं आइसोटॉप। देन दिस स्टेटमेंट शुड बी फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ होना चाहिए था नियोन हैज़ 3 आइसोटॉप्स with average atomic mass 20.18 AMU. Second, empirical formula gives the information about a total number of atoms. No, actually ये भी false है। क्यों? हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो हमें प्रोड्यूस करके देता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं C6H12O6, तो ये ग्लूकोज का एक्चुअल फार्मूला है, इसे कहेंगे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्लूकोज के एम्पिरिकल फार्मूला की, तो वो इसके सिंपलेस्ट फार्मूला होगा C1H2O1 या CH2O। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता एम्पिरिकल फार्मूला, वो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ड्यूरिंग कंबस्शन एनालिसिस मैग्नीशियम परक्लोरेट इज एम्प्लॉयड टू एब्जॉर्ब वाटर। यस, मैग्नीशियम परक्लोरेट इज अ डेसिकेंट या एब्जॉर्बेंट ऑफ वाटर टू ड्राई एयर। तो ये क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए जो यूज होता है मटेरियल वो होता है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड 50%। सो टेक्निकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि कंबस्शन एनालिसिस के अंदर जो मैग्नीशियम परक्लोरेट है वो वाटर वेपर एब्जॉर्ब करने के लिए इस्तेमाल होता है। Molecular formula is an integral multiple of empirical formula and integral multiple can never be unity। असल में ये स्टेटमेंट बताती है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर आपने कैलकुलेट करना हो तो वो मल्टीपल होता है एम्पिरिकल फार्मूला का, यानी कि वो मल्टीपल की को हम n से शो करते हैं। इंटेग्रल मल्टीपल का मतलब है 1 2 3, कुड बी एनीथिंग। अब उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि ये इंटेग्रल मल्टीपल में जो n है, यानी कि n मल्टीप्लाई बाई EF है, ये 1 नहीं हो सकता। हमारे सामने बहुत से ऐसे फार्मूले हैं जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल वाटर, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, फॉर एग्जांपल मीथेन। अगर आप वाटर मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसको सिंप्लीफाई करें तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2 ही आएगा, यानी कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है वही मॉलिक्यूलर फार्मूला है, या जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वही एम्पिरिकल फार्मूला है। कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे पास जो है वो सेम एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला लगती है, क्योंकि इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकते। अगर मैं इन दोनों का फैक्टर देखूं, यानी कि अगर ये मॉलिक्यूलर फार्मूलाज हैं ये एम्पिरिकल फार्मूलाज हैं, तो इन दोनों में जो मल्टीपल है, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला को किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, तो आप कहेंगे 1 से, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इन दैट केस देयर आर सम फार्मूलाज जिसमें एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होते हैं वो एक दूसरे के सिंपल यूनिटी, यानी कि आप यूनिटी से एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करें तो मॉलिक्यूलर फार्मूला के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि वो दोनों बराबर हैं। तो इसकी ऑप्शन जो हो सकती है फोर्थ वो फॉल्स है, क्योंकि दे कैन बी यूनिटी। द नंबर ऑफ एटम्स इन 1.79 ग्राम ऑफ गोल्ड and 0.023 ग्राम ऑफ सोडियम आर इक्वल। ये तब इक्वल होंगे जब हमारे पास जो इनके मोल्स हैं वो बराबर होंगे। तो स्टूडेंट इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इनके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लूँगा, क्योंकि दोनों ये एटम्स हैं, ठीक है, ये अगर नंबर ऑफ एटम्स इक्वल तभी रखते होंगे जब इनके नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, गोल्ड के मोल्स कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो गोल्ड के मोल्स मेरे पास आए, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। मैस कितना है 1.79 ग्राम, और गोल्ड का जो मोलर मैस होता है वो अप्रोक्सीमेटली 197 ग्राम पर मोल होता है। तो इससे जो मोल्स प्रोड्यूस हुए वो है 0.009 के करीब। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ,
मैं ना सोडियम के भी मोल्स फाइंड कर लेता हूँ। तो सोडियम के मोल्स निकालने के लिए N इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मेरे पास जो मैस है ना सोडियम का वो है 0.023, मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.023, और जो मैस होता है सोडियम का होता है 23। तो मैं इनको जब डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 0.001 मोल। इसके आ रहे हैं 0.001, इसके आ रहे हैं 0.09, डिफरेंट मोल्स है, तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स भी डिफरेंट होंगे। तो आपने याद रखना, हाँ अगर ये सेम आ जाते तो वो डेफिनेटली इक्वल होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फॉल्स। ये 179 ग्राम की बजाय अगर होता है ना 0.197 ग्राम, तब इसका भी आंसर जो है ना 0.197 ग्राम डिवाइडेड बाय 197 इज इक्वल टू 0.001 मोल आना था। इन डैट केस ये बराबर हो जाते अगर ये 0.023 ग्राम होता और ये 0.197 ग्राम होता, देन दिस शुड बी ट्रू, अदरवाइज नो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन आर 14. So 1 gram of each gas will have same number of electrons. अब ये स्टेटमेंट ट्रू तब होगी जब मैं इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट कर लूँगा। तो इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को लिखता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरी तरफ मैं लिख लेता हूँ नाइट्रोजन। ये है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये है नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। एक कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एटॉमिक नंबर से पता लगेगा। एटॉमिक नंबर कार्बन का क्या होता है 6, ऑक्सीजन का क्या होता है 18। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया 6 + 8, ये आया 14। ठीक है, अब नाइट्रोजन में देखते हैं। एक नाइट्रोजन में होते हैं 7, तो दूसरे नाइट्रोजन में भी कितने होंगे 7। तो 7 + 7 कैसे पता लगा एटॉमिक नंबर से 14। So yes, they have same number of electrons in each molecule. So 1 gram of each gas will have same number of electrons. So अगर मैं इन दोनों का 1 ग्राम निकाल लूँ, इन दोनों का 1 ग्राम निकाल लूँ, तो उनमें भी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब 1 ग्राम में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तब होंगे जब मैं ये कंसीडर करूँगा कि 1 ग्राम में दोनों की जो नंबर ऑफ मोल्स है वो बराबर होंगे। उसकी वजह क्या है, देखें कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अगर मैं 1 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड लूँ ना तो उसमें 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो नाइट्रोजन के 1 मोल में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 मोल इलेक्ट्रॉन्स होंगे 1 मोल के अंदर। सो अगर मैं दोनों के मोल्स बराबर लेता हूँ, दोनों के मोल्स बराबर लेता हूँ, तो मेरे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बराबर होंगे। इनके मोल्स तभी बराबर आएंगे जब दोनों की मैस और मोलर मैस सेम होंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड का मैस क्या होता है 12 + 16 इज इक्वल टू 28। नाइट्रोजन का मैस क्या होता है 14 + 14 इज इक्वल टू 28। सिंस दोनों के मैस और मोलर मैस सेम है, दोनों का 1 ग्राम है, दोनों का मोलर मैस भी 28 है, लिहाजा दोनों के मोल सेम है। जब दोनों के मोल सेम है तो दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे, क्योंकि इसके 1 मोल में 14 मोल इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 1 मोल में 14 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो यू कैन से कि चूंकि इनकी 1 ग्राम में नंबर ऑफ मोल सेम है, लिहाजा इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। Avogadro's hypothesis is applicable to all gases, that is ideal and non-ideal. Avogadro's hypothesis जो है ना वो आइडियल गैसेस पे एप्लीकेबल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ आइडियल गैसेस के लिए बना है। सो दिस इज फॉल्स। 7th one was true. 8. The actual yield of a chemical reaction may be greater than theoretical yield. Actual yield of a chemical reaction ज़्यादा होगी थ्योरेटिकल यील्ड से, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड ज़्यादा होती है। क्यों? एक्चुअल यील्ड कुछ वजूहात की बिना पर कम होती है, उसमें कुछ प्रोडक्ट ज़ाया हो जाती है। सो ये स्टेटमेंट लिखी उल्टी हुई है, ये फॉल्स है। इट शुड बी एक्चुअल यील्ड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन मे बी लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड, रादर देन ग्रेटर देन, इट शुड बी लेसर देन थ्योरेटिकल यील्ड। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, यहाँ पे ग्रेटर की बजाय लेसर आना चाहिए।
स्टूडेंट्स एक बात तो आप समझ गए, मास से मोल्स, मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से नंबर ऑफ एटम। ये एक स्टैंडर्ड मैप है, कॉन्सेप्ट मैप है, जिसे आप डिफरेंट कैलकुलेशन कर सकते हैं। मोलर वॉल्यूम भी कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो। आप इलेक्ट्रॉन्स का मास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन का अगर आपको मास पता है तो एक मोल इलेक्ट्रॉन्स का मास भी कैलकुलेट हो सकता है। हमने किया ये है कि डिफरेंट कैलकुलेशन से एक चीज सीख ली है कि मोल्स आप इतना बड़ा कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं जिसमें आप बहुत सी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन से लेकर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हम इसके अलावा वाटर या कोई भी और भी मॉलिक्यूल जो है उसकी क्वांटिटी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज। बोर्ड में हर साल कोई ना कोई एमसीक्यू इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर से ज़रूर आता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे करेंगे, समझेंगे। इसका नंबर नहीं याद करना, ये आंसर कैसे है ये याद करना है। एमसीक्यू के सम टाइम आंसर आगे पीछे हो जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन को वो बी ऑप्शन की जगह लिख देते हैं और बी ऑप्शन को ए की जगह लिख देते हैं। तो इस तरह अगर आप याद करेंगे सिर्फ उसकी नंबर ए बी सी तो फ़ायदा कोई नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करने आना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।